श्रीमान राजगोपाल जी ने जो प्रेजेंटेशन आपके सामने प्रस्तुत किया है, एक लंबा कालखंड ऐसा गया जिसमें यही सोचा जाता था कि सब कुछ सरकार करेगी, और ये लंबा अरसा उसी प्रकार से गया। दूसरा, हमारे देश में यानी भारत की स्वतंत्रता के बाद भी जो देश स्वतंत्र हुए वे हमसे भी आगे निकल गए थे। मूलभूत रूप से ये सोचने की आवश्यकता है कि हमसे छोटे देश, हमसे भी ज्यादा गरीब देश, हमारे बाद आजाद हुए, उसके बावजूद भी 12, 15, 20, 25 साल में समृद्ध देशों की पंक्ति में कैसे पहुंच गए? उनको प्रायोरिटीज क्या है? ये बात सही है कि भारत जैसे देश में वेलफेयर एक्टिविटी का उस पर बल देना, उसकी आवश्यकता पर बल देना बहुत आवश्यक है। लेकिन विकास के लिए जो मूलभूत फाउंडेशंस पर बल देना चाहिए, हो सकता है शायद उस समय हमारी जो भी मानसिकता रही होगी, क्योंकि मुझे अभी भी मालूम है कि आप कोई बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के शुरू करते हो तो दूसरे दिन चर्चाएं शुरू होती हैं कि भारत जैसा गरीब देश है, इतना बढ़िया रास्ता बनाने की जरूरत क्या है, ये कार वालों के लिए हो रहा है, ये बड़े मूढ़ीपतियों के लिए हो रहा है, ये तुरंत शुरू होता है। मित्रों, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए कितनी बड़ी आवश्यकता है, ये बात समझने में हमारे देश को 50 साल लग गए। मित्रों, जिन लोगों ने साउथ कोरिया के विकास की यात्रा को देखा होगा, तो साउथ कोरिया में बदल लाने का अगर कोई एक मूल कारण था तो वहां पर भयंकर गरीबी थी, और वहां के शासकों को यह सवाल पूछा जाता था कि रात को लोगों के घर में चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा। उस समय वहां के शासकों ने, आज से 30 साल पहले, पूरे साउथ कोरिया को उत्तर से नीचे दक्षिण जोड़ने वाला एक एक्सप्रेस हाईवे बनाने का निर्णय कर लिया, दुनिया से कर्ज करके करेंगे निर्णय किया, और पूरे साउथ कोरिया के लोगों ने नाराजगी प्रकट की, क्या कर रहे हो आप? लेकिन वो डिटरमिन थी लीडरशिप, उसने किया, और वो एक रास्ते की ताकत थी, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत थी, उसने पूरे साउथ कोरिया की इकोनॉमी के नक्शे को बदल दिया। ये सारी दुनिया में है। मित्रों, एक तबका वो चलता रहा कि सब कुछ सरकार करेगी। जब कर नहीं पाए तो फिर मॉडल आया कि लाइसेंस सिस्टम से कुछ करने देंगे, लाइसेंस के माध्यम से करने देंगे। उसने भी सरकारों को उतनी सफलता नहीं दी, विचार उतने सफल नहीं रहे। फिर एक नया मॉडल आया। वो मॉडल आया कि सरकार और प्राइवेट बिल्कुल मिलजुल के कुछ करेंगे। कुछ मात्रा में वो अभी भी चल रहा है। मित्रों, गुजरात ने एक नए अप्रोच की और बल दिया है, मैं उस पर आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहां पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल देश में करीब करीब अब स्वीकृति होती जा रही है, लेकिन हम एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं। और मैं चाहता हूं कि डेवलपमेंट मस्ट बी ए मास मूवमेंट। अनलेस एंड अनटिल डेवलपमेंट इज नॉट अ मास मूवमेंट, unless and until each and every citizen does not feel that he is a part of the development, you cannot achieve the goal.
और इसलिए मित्रों, मैं जब मास मूवमेंट कहता हूं तो मैं आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। अगर 1857 से आजादी के आंदोलन को देखा जाए, हिंदुस्तान के हर कालखंड में किसी ने आजादी के आंदोलन के लिए प्रयास किया था, अपना जीवन दे दिया था, फांसी के तख्त पे चढ़ गए थे, जेलों में जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन महात्मा गांधी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या था? आजादी का आंदोलन पहले भी चल रहा था, आजादी के लोग मर भी रहे थे, जीवन खपा रहे थे। महात्मा गांधी का कंट्रीब्यूशन यह था, उन्होंने आजादी को मास मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया। यानी कोई चरखा भी चलाता था तो उसको लगता था मैं फ्रीडम फाइटर हूं। कोई अगर झाड़ू भी लगाता था, सफाई का काम करता था, उसको लगता था मैं फ्रीडम फाइटर हूं। यह गांधी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। मैं समझता हूं 21वीं सदी को हिंदुस्तान की सदी अगर बनाना है तो देश को आवश्यकता है डेवलपमेंट को मास मूवमेंट के रूप में उठाना चाहिए। हर हिंदुस्तानी को लगना चाहिए कि मैं ये जो कर रहा हूं, मैं भारत के विकास के लिए कर रहा हूं, मैं मानव जात के कल्याण के लिए कर रहा हूं। और इसलिए गुजरात ने डेवलपमेंट को मास मूवमेंट बनाने का अभियान चलाया। और इसका इम्पैक्ट कैसा होता है? अब जब मैं मास मूवमेंट का, जैसे अभी राजगोपाल जी बता रहे थे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हमारा मूवमेंट आजादी के बाद और गुजरात अलग बनने के बाद मेरे राज्य में 12,000 छोटे मोटे वाटर बॉडी बने थे। 12,000 हम लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ये, अगर परमात्मा ने हमें बारिश नहीं दी है, क्या है, रोते बैठेंगे क्या? तो उसका कोई रास्ता नहीं हो सकता है? दुनिया में इजराइल रास्ता दिखाता होता है, हम क्यों नहीं दिखा? हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जन आंदोलन खड़ा किया और इतने कम समय में, पिछले 5 साल में 3 लाख वाटर बॉडीज बनाए, छोटे मोटे 3 लाख, 50 साल में 12,000, 5 साल में 3 लाख। और मित्रों, हिंदुस्तान के, अब भारत सरकार का रिपोर्ट है कि मेरे यहां सारे देश में वाटर लेवल नीचे जा रहा है, मेरे राज्य में वाटर लेवल ऊपर आ रहा है। और वो राज्य जहां पर बार मास बहने वाली नदी मेरे पास बिल्कुल उंगली पर गिनने जितनी है, ताकि नर्मदा से आगे मेरा 12 मास पानी बहने वाली नदी नहीं है, लेकिन उस समस्या का समाधान किया। उसका परिणाम क्या आया? मित्रों, इसको सरकार ने नहीं किया, हमने सिर्फ सरकार ने एक योजना रखी, जन आंदोलन खड़ा किया, हर गांव ने, लोगों ने मिलकर के इस काम को किया, सरकार ने अपना हिस्सा दिया, लोगों ने अपना हिस्सा दिया, और ये इतने कम समय में 3 लाख वाटर बॉडी देते। जब मैं मास मूवमेंट कहता हूं मित्रों, अर्थक्वेक के बाद सारे दुनिया में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कह रही है कि अर्थक्वेक जैसी कैलेमिटी के बाद दुनिया के डेवलप कंट्री को भी उस मुसीबत से बाहर आना है तो 7 साल से अधिक समय लगता है, 7 साल से अधिक। मित्रों, गुजरात इज ए स्टेट जिसने डेवलपमेंट के इस अभियान को चलाया। अर्थक्वेक के बाद हमने जो काम किया, 3 साल के भीतर भीतर गुजरात अर्थक्वेक को भूल गया और उस एडवर्स सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी में बदल करके आज हमने कच्छ को हिंदुस्तान का सबसे तेज गति से विकास करने वाला जिला बना दिया। हम आजादी के बाद शब्द सुना करते थे गवर्नमेंट, धीरे धीरे शब्द आया गवर्नेंस। लोगों को समझ में आना चल लगा, यार गवर्नमेंट मतलब कोई ऐसा स्ट्रक्चर थोड़ा है कि हर जगह पे जाते ही वो रोड ब्लॉक करने का काम करे। तो धीरे धीरे नया शब्द प्रचलित हो गया गवर्नेंस। पिछले 10 साल से देश में चर्चा हो रही है गुड गवर्नेंस की। मैं समझता हूं गुजरात को एक कदम आगे जाने का गुजरात ने अनुभव किया है, फैसला किया है और उसके फल हमको मिले हैं। मित्रों, गवर्नमेंट इरिलेवेंट हो गया है विषय इस बार। अब देश में उस प्रकार ठीक है, थोड़ा रेगुलेटरी एक्टिविटी करें, उससे ज्यादा उसका कोई रोल होना नहीं चाहिए डेमोक्रेटिक व्यवस्था में। गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस
लेकिन अब आवश्यकता है प्रोएक्टिव गवर्नेंस। मित्रों, गुजरात ने गुड गवर्नेंस से एक स्टेप आगे जाकर के प्रोएक्टिव गवर्नेंस को प्राथमिकता दी है। अगर हम प्रोएक्टिव गवर्नेंस को लेकर चलते हैं तो गवर्नमेंट खुद विजुअलाइज करती है क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। इतनी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस खड़ी हो गई और हमारे भारत में, सॉरी मैं यहां किसी की आलोचना करने नहीं आया हूं, लेकिन हमारे देश की सरकार ने कह दिया नहीं यहां हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हैरान था, मैं प्रधानमंत्री जी को कहा, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी महंगाई बढ़ती है, इसकी जब चर्चा होती तो आप ऐसा कहते हो कि इंटरनेशनल रीजंस है, यानी अंतर्राष्ट्रीय कारणों से महंगाई तो बढ़ जाती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संकट से हिंदुस्तान बच जाएगा, ये गले नहीं उतरता है। और मैंने उनसे आग्रह किया था कि आप एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाइए, देश के अर्थशास्त्र को जानने वाले लोग, बैंकिंग सेक्टर को जानने वाले लोग, इंडस्ट्रियल हाउसेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में जुड़े हुए लोग, पॉलिटिकल पार्टी के जो इकोनॉमिक सेल है उनके लोग, और एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करके तय करो कि भाई ये संकट है। मैं रोते बैठने की बात करने वालों में से नहीं हूं, संकट है। अगर भारत को इस संकट से कोई असर नहीं होने वाला, उसका निर्णय करो, और अगर संकट नहीं होने वाला है तो इस संकट का फायदा उठाने की स्ट्रेटेजी बनाओ। कुछ तो होना चाहिए यार। और हम गुजराती आदमी, हम बिजनेसमैन हैं, हम संकट में से फायदा उठाने के लिए सोच सकते हैं। मित्रों, अभी जब उन्होंने मीटिंग बुलाई तो किस लिए बुलाई? सिंपल, इट वॉज अ पॉलिटिकल एजेंडा। अरे भैया ऐसा करो, आप लोगों को नौकरी से छुट्टी मत करना। यही कहा ना, जिन उद्योगकार गए थे सारे, यही कहा उनको बैठा करके कि भैया देखिए, आप लोगों की अगर नौकरी में से छुट्टी वुट्टी कर दोगे तो हमको पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना है, बड़ी दिक्कत होगी। अभी आप नौकरी में से किसी को छुट्टी मत करो। वो कह रहा है भाई मेरे पास पैसे नहीं, मैं प्रोडक्शन करके क्या करूंगा, मैन्युफैक्चरिंग करके क्या करूंगा, लेने वाला तो बाजार में खड़ा नहीं है। मित्रों, समस्याओं को ऑल आउट थिंकिंग होना चाहिए, और इसके लिए प्रोएक्टिव गवर्नेंस, हमने दूर की सोचनी चाहिए, अंदाज लगाना चाहिए और व्यवस्थाओं को विकसित करना चाहिए। अगर ये हम नहीं करते हैं और हम फायर ब्रिगेड की तरह सरकारें चलाते हैं तो मित्रों, मैं नहीं मानता हूं कि हम सही दिशा में प्रगति कर सकते हैं। गुजरात का जो प्रगति का दूसरा एसेंस है वो ये है, वी हैव ए प्रोएक्टिव गवर्नेंस। हम चीजों को देखते हैं, सोचते हैं और उसका किस प्रकार से, उसको कैसे स्थितियों को बदला जाए, उस दिशा में हम प्रयास करें और उसका हमको परिणाम मिला है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित था, मित्रों, हर सरकार के पास पॉलिसी होती है, हर सरकार के पास पॉलिसी होती है, लेकिन बहुत कम सरकारें होती हैं जो पॉलिसी ड्रिवन होती है। ईच एंड एवरी गवर्नमेंट हैव अ पॉलिसी, लेकिन ज्यादातर सरकारों में पॉलिसी का उपयोग क्या होता है कि भाई पॉलिसी से बाएं जाना है कि दाएं जाना है तो फिर ये होगा। समझ गए? पॉलिसी इसलिए दिखाई जाती है। मित्रों, वन में लिखा है, क्यों लिखा है? किसी भी ट्रैफिक में वन में क्यों लिखा है? लगता तो ऐसा यह नियम है। हकीकत ये है कि भाई तुम जा सकते हो, लेकिन इतनी व्यवस्था करके जा सकते हो। मित्रों, मैं समझता हूं स्टेट के पास पॉलिसी होना ये बहुत छोटी बात है, बहुत बारीकी से नहीं सोचा गया है। हकीकत ये होनी चाहिए कि स्टेट पॉलिसी ड्रिवन होना चाहिए, और अगर नीतियों के आधार पर हम व्यवस्थाएं चलाते हैं तो किसी भी व्यक्ति को इंटरनेट पे पॉलिसी देख करके वो तय कर सकता है कि मुझे इसमें जाना या नहीं जाना है। ग्रे एरिया मिनिमम रहता है। आई डोंट से दैट ग्रे एरिया इज जीरो, लेकिन ग्रे एरिया मिनिमम रहता है, और जब ग्रे एरिया मिनिमम रहता है तब
ट्रांसपेरेंसी की गारंटी बनता है, ग्रे एरिया जब मिनिमम रहता है, तब करप्शन के लिए कोई स्कोप नहीं रहता है और कोई भी व्यक्ति को डिसीजन लेना है तो उसको भरोसा होता है कि भाई ये नीति है, मैं अगर वहां पूंजी लगाता हूं तो मेरे लिए कानून है, उसके लिए भी वही कानून होगा, मैं कंपटीशन के युग में टिक पाऊंगा। मैं खुद जब मैं इस बार सरकार मैंने बनाई तो पहले दिन मैंने पत्रकार वार्ता में कहा था, क्योंकि पिछले 5 साल जब मैं काम कर रहा था तो ज्यादातर मेरी पहचान, मेरा समय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट लेड डेवलपमेंट, एसईजेड, इन सारे विषयों में मैं समय भी देता था, समय लगाता था। लेकिन इस बार जब मैंने सरकार बनाई, बाद में मैंने कहा था कि मेरे राज्य में एज फार एज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज कंसर्न, इट्स ऑटो पायलट है। अब मुझे उसमें न कुछ करना है, न कुछ समय लगाने की जरूरत है, वो अपने आप दौड़ने वाला है। मैंने मेरी शक्ति को फोकस किया हुआ है, वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की तरफ। मित्र, दुनिया के 127 नंबर पर हम खड़े हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। अगर 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी बनानी है तो उसमें भी बदलाव लाना चाहिए। और मित्रों, कैसे बदलाव लाए जा सकते, प्रोएक्टिव गवर्नेंस क्या करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी। मैं एक छोटा सा 1-2 उदाहरण देकर के बात समाप्त करूंगा। मित्रों, हमारे देश में गलीपति से लेकर के राष्ट्रपति तक सबने आपने सुना होगा कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, सुना है? आपने भी कई जगह पे बोला। मित्रों, जब मैं मेरे यहां शासन में आया, मेरे यहां कोर्ट के अंदर केसेस की पेंडेंसी थी 45 लाख, 45 लाख केस पेंडेंसी थी। और आज तो मैं एक अखबार में पढ़ रहा था, हिंदुस्तान का सबसे पुराना केस कोई 150 साल पुराना है, और बड़े गौरव से वो बता रहे थे। अब कलकत्ता की मेहरबानी है।